हाँ, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का दोबारा स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट डिकोडर में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर डिकोड करेंगे, इजी तरीके से समझेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ आज इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बिल्कुल, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है फ्रेज एंड सेंटेंस। फ्रेज एंड सेंटेंस, बहुत लोगों को फ्रेज एंड सेंटेंस इजी लगता है, बट बहुत लोगों को ये थोड़ा टफ लगता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था, मैं क्लास 5 to 10 को टच करूंगा। तो क्लास 5 to 10 में सेंटेंस एंड फ्रेज इंग्लिश ग्रामर का ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग आज फ्रेज एंड सेंटेंस के बारे में समझेंगे। आप लोगों को हम इसमें सेंटेंस के टाइप, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, असर्टिव, ये सब भी हम लोग जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेज एंड सेंटेंस चैप्टर से, जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार जय माँ सरस्वती बोल लेते हैं, माता सरस्वती का नाम लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम हम लोगों का फ्रेज एंड सेंटेंस। फ्रेज एंड सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक को डिकोड करेंगे जिसका नाम है फ्रेज। जिसका क्या नाम है? फ्रेज। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेज का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। फ्रेज का हिंदी मीनिंग है वाक्यांश। फ्रेज का हिंदी मीनिंग क्या है? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या है? व्हाट इज वाक्यांश? वाक्यांश का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? तो वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा, सेंटेंस का एक भाग। तो फ्रेज का हिंदी होता है वाक्यांश। चलिए हम लोग डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। इसका मतलब है फ्रेज क्या है, वाक्यांश क्या है? तो फ्रेज शब्दों का एक समूह है, वर्ड्स का एक ग्रुप है, शब्दों का एक समूह है जो कुछ ना कुछ तो अर्थ निकालता है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा बट कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। फ्रेज में कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा बट कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक मैंने सिंगल एरर देकर अपनी ओर से एक टॉपिक, इसमें एक लाइन जस्ट ऐड किया है। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है और इसमें वर्ब भी नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है और इसमें वर्ब भी नहीं होता है। तो वापस से हम लोग रिपीट करते हैं। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है, कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। और साथ ही साथ इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट मींस की पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब हुआ याद रखने योग्य बातें। ये मैंने अपनी ओर से ऐड की इसमें कि याद रखने योग्य बातें। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, पहला मैंने इसमें बात क्या रखा हुआ है। नो सब्जेक्ट प्लस नो वर्ब कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने पहले यहां दिखा दिया आपको, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसलिए मैंने याद रखने के लिए इसमें एक बात बना दी, दो बस लाइन बना दिया मैंने कि इसमें ना ही तो सब्जेक्ट और ना ही वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों में से इसमें कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बात, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये अकेले पूरा वाक्य नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा, फ्रेज अकेले पूरा वाक्य नहीं बन सकता है। कैन नॉट स्टैंड अलोन अ सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर। यहां तक क्लियर है आपका? क्लियर है यहां तक? फिर से हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फ्रेज क्या है? फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा लेकिन कंप्लीट अर्थ, पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक? ए फ्रेज इज अ ग्रुप, ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओके? और इसमें हम लोगों ने अभी जाना कि इसमें ना ही तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, यानी कि इसमें ना ही सब्जेक्ट और ना ही वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा की पॉइंट और रिमेंबर में हम लोग ने समझा कि यह अकेले पूरा वाक्य नहीं बन सकता है। कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यह अकेले पूरा वाक्य नहीं बन सकता है। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की ओर आते हैं। एग्जाम्पल्स, हालांकि हम लोगों को फटाफट फटाफट ये चैप्टर ठीक से समझना है, खत्म करना है, लेकिन आसानी से। कैसे? आसानी से, बिल्कुल आसानी से। तो एग्जांपल्स में जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया, इन द ईस्ट। ठीक? इन द ईस्ट, इन द ईस्ट इसका मतलब क्या? मैंने हिंदी भी लिखा हुआ है। इन द ईस्ट का मतलब पूर्व में, इन द ईस्ट का मतलब पूर्व में। तो जैसा कि आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो मीनिंग तो निकल रहा है, इन द ईस्ट का मतलब पूर्व में, इसका तो मीनिंग निकल रहा है। मैंने क्या पहले बता दिया? मीनिंग निकलेगा लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा बट कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा।
जैसे कि आपको बोला गया इन द ईस्ट, इन द ईस्ट से आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हैं आप इन द ईस्ट से? कोई आपको ऐसे आकर बोल दिया कि भाई इन द ईस्ट, क्या बोल दिया भाई इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट का मतलब क्या हुआ? आप उससे पूछेंगे कि व्हाट इज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट में क्या है, पूर्व में क्या? कोई आपको ऐसे आकर बोल दिया भाई पूर्व में, तो क्या पूर्व में, वो आप पूछोगे ना उससे पूर्व में क्या, तो कंप्लीट अर्थ निकला नहीं निकला, तो आपको उससे पूछना पड़ेगा पूर्व में क्या। तो अगर वो बोल देता सन राइजेज इन द ईस्ट यानी सूर्य पूर्व में उगता है, माय हाउस इन द ईस्ट मेरा घर पूर्व में है, ऐसा कुछ बोले तो वो सेंटेंस बन रहा है, उसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। वो उसने आपको पूर्ण अर्थ वाले एक वाक्य बता दिया, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, लेकिन एक व्यक्ति आकर आपके पास बोलता है ओनली इन द ईस्ट यानी पूर्व में, तो पूर्व में से क्या पूर्ण अर्थ निकला? नहीं निकला। हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। एट मिडनाइट, आधी रात को, आधी रात को, आधी रात को का मतलब क्या? आधी रात को क्या? आधी रात को छोड़ आया, आधी रात को कुछ काम हुआ, आधी रात को मैंने ये किया, आधी रात को मैंने वो किया, आधी रात को आप बताओगे ना आधी रात को क्या? तो हम लोगों को यहां भी कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। सेंस मिल रहा है हम लोग को, यहां समझ में आ रहा है एट मिडनाइट मतलब आधी रात को, लेकिन आधी रात को क्या हुआ कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग गौर करते हैं। ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ए ब्यूटीफुल ड्रेस, यहां देख लीजिए ए ब्यूटीफुल ड्रेस, इसका मतलब क्या हुआ? एक सुंदर पोशाक, एक सुंदर पोशाक। अब मान लीजिए हम आपके पास आए और आपको ऐसे बोल दिए एक सुंदर पोशाक, एक सुंदर पोशाक, मतलब अरे भाई मतलब क्या हुआ? एक सुंदर पोशाक का मतलब क्या हुआ? तो एक सुंदर पोशाक का, अब आप जैसे कि मैं आपके पास गया, मैं आपको बोला एक सुंदर पोशाक, अब आप पूछोगे क्या भाई एक सुंदर पोशाक क्या चाहिए या दोगे, कुछ पूछोगे आप ऐसा। तो एक सुंदर पोशाक का मतलब पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, यहां भी हमें अर्थ मिल रहा है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडर द टेबल, मेज के नीचे, क्या बोले मैंने? अंडर द टेबल, मेज के नीचे, अंडर द टेबल। अब मान लीजिए मैं आपके, कोई भी ऐसे बैठा हुआ है, कोई भी ऐसे बैठा हुआ है और जाकर सीधा बोल अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, मेज के नीचे, मेज के नीचे, मेज के नीचे, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे, ऐसे अगर बोल दिया तो क्या समझ में आ गया? टेबल के नीचे में क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं अगर बोल देता हूं आपको आकर, या फिर कोई भी ऐसा आकर आपके पास बोल दे द कैट इज सिटिंग इन अंडर द टेबल, कहा वो बिल्ली कहां बैठ रही है? बिल्ली टेबल के नीचे बैठ रही है। द कैट इज सिटिंग, सिटिंग मतलब आईएनजी लगा हुआ है, मतलब रहा है, रही है। बिल्ली टेबल के अंदर बैठ, टेबल के नीचे जाकर बैठ रही है, माफ कीजिएगा टेबल के अंदर नहीं नीचे, टेबल के नीचे जाकर बैठ रही है, ठीक है। या फिर द पेन इज अंडर द टेबल, कलम कहां है? कलम कहां है? टेबल के नीचे है। कलम कहां है? टेबल के नीचे है। तो ये हमारा फ्रेज का डेफिनेशन, ये हमारा की पॉइंट्स टू रिमेंबर, और ये हमारा एग्जाम्पल, ये टोटल चीज खत्म हो चुका है। अब हम लोग गौर करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज पर। किस पर गौर करेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रेज पर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में झलक दे देता हूँ, फिर अभी मैं लिखूंगा आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, हर एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है टाइप्स ऑफ फ्रेज में, फ्रेज वाक्य में जो काम करता है ना उसका नाम भी वही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जाकर खाना बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? रसोईया। कि रसोईया ही ना बोलते हैं हम लोग उसको रसोईया बोल देंगे, इंग्लिश में कुक बोल देंगे। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ खाना बनाए तो वो रसोईया है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी में काम करे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रीशियन बोल सकते हैं। मतलब फ्रेज भी उसी तरीके से है, फ्रेज वाक्य में जो काम करेगा उसका नाम वही रखा जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पे समझते हैं फ्रेज का टाइप्स, ठीक है। अब हम लोग फ्रेज का टाइप समझेंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, उसके बाद मैं फ्रेज का टाइप समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आपको बताऊं इसके टाइप्स के बारे में, फ्रेज के टाइप्स के बारे में। तो हम लोग अभी जानेंगे फ्रेज के टाइप्स के बारे में, ठीक है। चलिए जानते हैं फ्रेज के टाइप्स में क्या होता है। फ्रेज एंड सेंटेंस में हम लोग अब चल रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फ्रेज वाक्य में जो काम करता है वही उसका नाम होता है। वाक्य में यानी सेंटेंस में फ्रेज जो काम करेगा, जो वर्क करेगा, वही उसका नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया पहला नंबर में नाउन फ्रेज, पहला नंबर में क्या लिया मैंने? नाउन फ्रेज। वाक्य में नाउन का काम करता है, नाउन फ्रेज जो होता है वो क्या करता है? सेंटेंस में नाउन का काम करता है। अब नाउन तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के भाव के नाम को, सॉरी जानवर या भाव के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जो भी होता है इन सबों में सेंटेंस में नाउन फ्रेज जो होते हैं वो नाउन का वर्क करते हैं, नाउन का काम करते हैं। हु व्हाट का जवाब देता है, साथ ही साथ ये नाउन का जो काम करता है तो ये हु या फिर व्हाट, हु या फिर व्हाट का जवाब देता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, द क्यूट लिटिल पपी इज स्लीपिंग, द क्यूट लिटिल पपी इज स्लीपिंग।
आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने द क्यूट लिटिल पपी को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक। तो द क्यूट लिटिल पपी इज स्लीपिंग, प्यारा छोटा सा कुत्ता सो रहा है। यानी पपी का मतलब क्या होता है, पपी का मतलब कुत्ते के बच्चा। तो प्यारा छोटा सा प्यारा कुत्ता का बच्चा क्या हो रहा है, सो रहा है। तो यहाँ अगर मैं पूछता ऐसे कि हु इज स्लीपिंग, मैं क्या पूछता, हु इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है, तो उसका आंसर होता, हु का जवाब में, हु के रिप्लाई में आंसर आता द क्यूट लिटिल पपी। इसलिए यहां मैंने द क्यूट लिटिल पपी को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि द क्यूट लिटिल पपी ही फ्रेज है। क्या है वो, फ्रेज है। अगर मैं ऐसे बोलता द क्यूट लिटिल पपी, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब हुआ, कुछ कंप्लीट मीनिंग निकला, कंप्लीट सेंस निकला, नहीं निकला। अगर मैंने यहाँ लिख दिया द क्यूट लिटिल पपी इज स्लीपिंग, तो कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। दैट मीन्स प्यारा छोटा सा कुत्ते का बच्चा सो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे हम लोगों ने लिया हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज मतलब समझ गए ना, संज्ञा वाक्यांश। एडजेक्टिव फ्रेज दैट मीन्स विशेषण वाक्यांश, विशेषण वाक्यांश। इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज में हम लोग क्या देखते हैं, नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। जैसे विच वन यानी कौन सा, या व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का, इसका जवाब देता है ये। जैसे विच वन कौन सा, किस तरह का, इसका जवाब देता है, इसका आंसर देता है। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड, द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड। जैसे कि मान लीजिए कोई दूर में खड़ा है, आप किसी से बात कर रहे हो और कोई दूर में आपका एक दोस्त खड़ा है, ठीक। तो आप उसे बोलोगे, जिसे आप बात कर रहे हो उसे आप बताओगे कि देखो वो जो है ना, वो मेरा दोस्त है। वो कौन है, मेरा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो क्या वो समझ, वहां 3-4 लड़के खड़े होंगे अगर, तो आप क्या बता पाओगे उसे कि वहां पर वो उसमें से कौन सा, वो समझ तो नहीं पाएगा कि उसमें से कौन सा आपका दोस्त है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसकी कोई पहचान बताओगे। जैसे कि वो जो ब्लू शर्ट पहना हुआ है, ब्लू शर्ट, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड, वो लड़की जिसका नीला नीला आंख है ना, वो लड़की जिसका नीला आंख है, वो मेरी दोस्त है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 में आता है एडवर्ब फ्रेज। 3 में हम लोग क्या रखे, एडवर्ब फ्रेज यानी क्रिया विशेषण वाक्यांश, क्रिया विशेषण वाक्यांश, ठीक है। क्रिया, वर्ब यानी क्रिया यानी वर्ब, कब कहां या कैसे हुई यह बताता है। ये एडवर्ब फ्रेज क्या करता है, कोई भी काम कब हुआ या तो ये बताएगा, या कहां हुआ ये बता सकता है, या कैसे हुआ, इस तीनों में से कोई एक चीज बताता है। कोई भी वर्ब, कोई भी काम कब हुआ, कहां हुआ या कैसे हुआ, इन तीन में से कोई एक का रिप्लाई देता है, ठीक। जैसे कि मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही ड्रॉव द कार इन अ वेरी फास्ट मैनर, उसने कार बहुत तेज चलाई। उसने कार कैसे चलाई, बहुत तेज चलाई। उसने कार कैसे चलाई, बहुत तेज चलाई, ठीक है। तो यहाँ किसका जवाब दे रहा है, आप ही लोग बताओ, यहाँ जवाब किसका मिल रहा है, हमें कब, कहां या कैसे, किसका जवाब मिल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसने कार कैसी चलाई, उसने कार कैसी चलाई। तो आप सुन रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि वहां कैसे आ रहा है, वहां क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो उसका आंसर क्या हुआ, ही ड्रॉव द कार इन अ वेरी फास्ट मैनर, ही ड्रॉव द कार इन अ वेरी फास्ट मैनर, यानी उसने कार बहुत तेज चलाई, उसने कार बहुत तेज चलाई। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी संबंध सूचक वाक्यांश, संबंध सूचक वाक्यांश। इसकी शुरुआत हमेशा एक प्रीपोजिशन से होती है, चाहे वो इन हो, ऑन हो, एट हो, अंडर हो, बिहाइंड हो, विद हो, इनके साथ इनकी शुरुआत होती है। और यह समय या स्थान की स्थिति बताता है, यह समय या स्थान की स्थिति मतलब किस समय पर, किस समय पर या कौन जगह पर, किस समय पर या किस स्थान पर या कौन जगह पर, कौन स्थान या सॉरी किस स्थान पर या कौन जगह का मीनिंग एक ही हुआ, दोनों बराबर बात है। तो किस स्थान पर हुआ ये काम, किस समय, कितना बज रहा तभी। मान लीजिए कोई चोर चोरी करके भागा, एक भीड़ में से एक चोर चोरी करके भाग गया, चोरी करके भाग गया, तो पुलिस तो आपसे यही पूछेगी कहां पर चोरी हुई थी, तो आप बताओगे सर इस जगह पर चोरी हुई, ठीक है। फिर दूसरी क्वेश्चन आपसे पुलिस करेगी, टाइम क्या हो रहा था, टाइम का टाइम बताओ, टाइम बताओ, तो आप बताओगे कि हाँ सर ये टाइम। तो वहां पर जो फ्रेज आएगा वो आएगा आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है द कीज आर ऑन द किचन काउंटर, सॉरी मैंने यहाँ अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, द कीज आर ऑन द किचन काउंटर। अगर मैं इसे भूल जाऊं, मैं इसे भूल जाऊं तो क्या बच रहा है, ऑन द किचन काउंटर यानी रसोई के काउंटर पर, रसोई के काउंटर पर। तो क्या आपको मैं बोलूं अगर रसोई के काउंटर पर, रसोई के काउंटर पर, तो क्या उससे कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ भी मीनिंग निकल रहा है, रसोई के काउंटर पर कुछ मीनिंग निकल रहा है उससे, नहीं निकल पा रहा है। रसोई के काउंटर पर से सिर्फ इतना ही मीनिंग निकला कि हाँ भाई रसोई के काउंटर पर,
लेकिन कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए अगर मान लीजिए मुझसे पूछी जाएगी कि चाबी कहाँ है भाई, चाबी कहाँ है, कीज कहाँ है, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया कि हाँ भाई कहां पर, तो ऑन द किचन काउंटर, रसोई के काउंटर पर, ये जवाब दे दिया। ये हुआ सिंपल क्वेश्चन आंसर, ठीक। लेकिन अगर आपको सेंटेंस बनाकर बोलना है तो कैसे बोलेंगे, द कीज आर ऑन द किचन काउंटर। इसका हिंदी मीनिंग हुआ चाबी रसोई के काउंटर पर है, चाबी रसोई के काउंटर पर है। इसी के साथ हमारा फ्रेज होता है द एंड। आप चाहो तो फ्रेज का और टाइप्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि सेंटेंस में फ्रेज जो काम करेगा वही उसका नाम होगा। मतलब सेंटेंस में फ्रेज जो करेगा काम होगा वही उसका नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रेज जो है, फ्रेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मैंने इसे थोड़ा डिटेल में बता दिया है ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। इतना अगर आप कंप्लीट रखते हो फ्रेज में तो आगे मेरी गारंटी है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सेंटेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगा आप लोगों के पास, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अभी टाइम हो रहा है रात का 10 बज रहा है, ठीक, रात का 10 बज रहा है और समय नहीं मिल पाया मुझे। तो मैंने 9 बजे स्टार्ट की थी, मैंने 9 बजे स्टार्ट किया हुआ था मैंने वीडियो बनाना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ्रेज समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो एंड करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। हम लोगों का ये फ्रेज क्या हो गया है, फ्रेज फ्रेज हम लोग का द इन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सेंटेंस के बारे में। तो आप लोग रेडी रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। बिना डरे बिना झिझके पढ़ाई को बनाएंगे बिल्कुल आसान। हो जाइए, आ गया आपका सब्जेक्ट डिकोडर। थैंक यू।